चैप्टर 59 चिंता के बादल। शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। मगधेश्वर धनानंद 2 महीने के लिए साकेत की ओर प्रस्थान करने वाले थे। पाटलिपुत्र के संचालन का कार्य नगर मंत्री के हाथों में था। युवराज को संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त हो, इस दृष्टि से महामंत्री श्रेयक ने पाटलिपुत्र के संचालन का कार्य युवराज श्रीनंद को सौंपने की बात सोची थी। सम्राट के समक्ष यह प्रार्थना रखी। सम्राट को इसमें तथ्य दिखाई दिया, किंतु युवराज स्वयं इस उत्तरदायित्व को ओढ़ना नहीं चाहता था। उसकी चित्तवृत्ति चित्रलेखा के आसपास घूमती थी। उसके मन में 2 चीजें बसी हुई थी, प्रमदा और सुरा। उसने महामंत्री श्रेयक को ज्यों त्यों समझा कर कहा, आप स्वयं मगधेश्वर से कहकर मुझे इस कार्य से मुक्त करा दें। श्रेयक ने हंसते हुए युवराज की बात मान ली, परंतु निश्चित दिन सम्राट का साकेत की ओर प्रवास नहीं हो सका। प्रवास की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। उसी समय माघ शुक्ला पंचमी को यह समाचार मिला कि अभी अभी कुमार चंद्रगुप्त ने कालिंद प्रदेश पर अधिकार कर लिया है। इस प्रदेश के दंडनायक ने कुमार चंद्रगुप्त की शरण स्वीकार की है। अपने सैन्य दल से निर्जीव सामना कर चंद्रगुप्त की आज्ञा में कार्य करने का अभिप्राय व्यक्त किया है। कालिंद प्रदेश के अगुआ नागरिक और महाजन श्रेष्ठी कुमार चंद्रगुप्त को अपने प्रदेश का राजा मानने के लिए आज एकत्रित हो रहे हैं। दूत के द्वारा ये समाचार सुनकर सम्राट धनानंद के सामने एक नई चिंता उभर आई। कालिंद प्रदेश बहुत बड़ा नहीं था, उसमें केवल 40 गांव और एक उपनगर मात्र था। इतना छोटा सा प्रदेश यदि हाथ से निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु दूसरा बड़ा नुकसान होने वाला था। सम्राट ने तत्काल महामंत्री, महाबलाधिकृत और अन्य मंत्रियों को मंत्रणा के लिए बुलाया। मंत्रणा गृह में सभी उपस्थित हो गए। कालिंद से समागत दूत ने सारा समाचार सुनाया। वृत्तांत सुनकर सभी का मन चिंतातुर हो गया। श्रेयक ने दूत से पूछा, तुम वहां से कब निकले थे? श्रीमान, परसों। मात्र एक ही दिन में पूरा प्रदेश शरणागत हो गया? हाँ मंत्रेश्वर, उस दिन कुमार चंद्रगुप्त प्रातःकाल अपने सैन्य बल के साथ कालिंद प्रदेश में प्रविष्ट हुए थे। सीमा रक्षक बिना कुछ प्रतिरोध किए ही उनका जय जयकार करने लगे। दंडनायक भी बिना युद्ध किए उनके स्वागत के लिए चल पड़े थे और 1-2 स्थानों पर मागधी सैनिकों के सामान्य प्रतिरोध के पश्चात पूरा सैन्य दल चंद्रगुप्त की शरण में चला गया। महाबलाधिकृत बोले, महाराज, इस आकस्मिक घटना के पीछे कुछ गुप्त संधि प्रतीत होती है। अन्यान्य मंत्रियों ने भी महाबलाधिकृत के विचारों से सहमति ज्ञापित की। महामंत्री ने दूत की ओर देखकर कहा, क्या कुमार चंद्रगुप्त की कुछ आज्ञाएं प्रसारित हुई है? हाँ महाराज, उसी संध्या को पूरे नगर में पटय के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि आज से नगर के संचालन का कार्यभार कुमार चंद्रगुप्त ने संभाल लिया है। अब जनता को सम्राट धनानंद की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। कृषकों पर लगे राज्य कर को तत्काल कम कर दिया गया है और अब मात्र दशांश ही युवराज को देय होगा। यह सुनकर सम्राट का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। श्रेयक ने पूछा, और कुछ? युवराज चंद्रगुप्त के नाम से यह भी प्रसारित किया गया है कि जो कोई बलात्कार करेगा, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका वध कर दिया जाएगा। जो प्रजा के जान माल का नुकसान पहुंचाएगा, उसे वहीं ठंडा कर दिया जाएगा। दूत ने कहा। श्रेयक ने तीसरा प्रश्न किया। यह सुनकर लोगों ने क्या कहा? लोगों ने युवराज का जय जयकार किया और युवराज के लिए रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ने का आश्वासन दिया। पुत्र शोक से विहल महाबलाधिकृत तिलमिला उठा। वह बोला, महाराज, मैं तत्काल यहाँ सैन्य दल भेजता हूँ। महामंत्री ने कहा, आर्य सौरदेव, यह युद्ध नहीं तो क्या है? यह तो आचार्य विष्णुगुप्त की नीति की पृष्ठभूमि है। महामंत्री ने कहा, आचार्य विष्णुगुप्त? ये शब्द सम्राट के मुंह से निकल पड़े और उनकी आंखों के सामने नंदकुल के नाश की प्रतिज्ञा लेने वाले आचार्य विष्णुगुप्त का चेहरा तैरने लगा। मंत्री वक्रनास ने कहा, मंत्रीश्वर, आचार्य विष्णुगुप्त मात्र पंडित है, राजनीतिज्ञ नहीं। फिर भी मुझे प्रतीत होता है कि यह युद्ध नहीं, कौटिल्य की नीति ही है। महामंत्री ने कहा।
सम्राट ने पार्वत्य प्रदेश पर आक्रमण करने की महाबलाधिकृत को आज्ञा दी और कालिंद के प्रश्न पर विचार करने के लिए दूसरे दिन सभा का आयोजन रखा गया। कुछ समय पश्चात मंत्रणा सभा संपन्न हुई, किंतु दूसरे ही दिन काशी से एक दूत ने आकर समाचार बताया कि काशीराज ने मगधेश्वर के मंडल से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। मधु प्रदेश के दंडनायक ने भी बिना कुछ प्रतिरोध किए कुमार चंद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। ये सारे समाचार भयंकर थे और इनसे भय का वातावरण निर्मित हो गया था। विमलसेन ने ये सारे समाचार चित्रलेखा को ज्ञात करा दिए थे और चित्रलेखा ने भी तत्काल काशी की ओर एक दूत भेज दिया था। प्रियवर्मा अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। अभी उसे पूर्ण स्वस्थ होने में 1 माह की देरी थी। चित्रलेखा ने नृत्य समारोह प्रारंभ कर दिए थे। महाबलाधिकृत सौरदेव पर्वतक को नष्ट करने की जोर शोर से तैयारी कर रहा था। सेनापति अणिमापुत्र ने जब चंद्रगुप्त को पराजित करने के लिए सैन्य बल के साथ प्रस्थान किया, तब नागरिकों ने और महाबलाधिकृत ने उसे उत्साहपूर्वक विदाई दी। सेनापति अणिमापुत्र अपने सैन्य दल के साथ जब कालिंद पहुंचा, तब उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। कालिंद प्रदेश में प्रवेश करने से पूर्व ही सीमा पर नगरवासियों तथा अन्य व्यक्तियों ने एक विराट दीवार खड़ी कर दी। अणिमापुत्र को यह विश्वास था कि वह कुछ ही समय में कालिंद के दंडनायक को अपने पक्ष में कर लेगा, परंतु यहाँ तो स्थिति ही बदली हुई थी। अणिमापुत्र ने लोगों से कहा, आप सब मार्ग से हट जाएं और सम्राट की आज्ञा शिरोधार्य करें। राजा ईश्वर का अंश होता है। राजा की अवमानना ईश्वर की अवमानना है। लोगों ने नायक से कहा, राजा किसे माना जाए और किसे न माना जाए यह प्रजाजनों पर निर्भर है। हम ईश्वर की अवमानना नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं। हमने कुमार चंद्रगुप्त को अपना राजा माना है। चंद्रगुप्त सम्राट का दुश्मन है। आप असत्य न बोले। कुमार चंद्रगुप्त मगधेश्वर के ही पुत्र हैं। हमारे पर राज्य करने का उन्हें सच्चा अधिकार है। अणिमापुत्र को आश्चर्य हुआ। वह बोला, सम्राट ने चंद्रगुप्त को युवराज पद से हटा दिया है। यह अधिकार सम्राट को नहीं है। तब जनता को है। जनता सम्राट के दुराचारी युवराज श्रीनंद को कभी मस्तक नहीं झुकाएगी। अब सम्राट को बताएं कि कालिंद की जनता ने परम प्रसन्नता के साथ सम्राट से संबंध विच्छेद कर चंद्रगुप्त की शरण ली है। अणिमापुत्र संशय में पड़ गया। निशस्त्र प्रजा पर शस्त्र उठाना घोर पाप माना जाता था। अणिमापुत्र ने कहा, सम्राट की आज्ञा का पालन करवाने मैं आया हूँ। आप सब निशस्त्र हैं, मेरे मार्ग से हट जाएं। नागरिकों ने कहा, महाशय क्षमा करें, सम्राट की किसी भी आज्ञा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। आप यदि सम्राट की आज्ञा का पालन करवाना चाहते हैं तो निर्दोष जनता के रक्तपात के पश्चात ही होगा। अणिमापुत्र का आवेश बढ़ा। उसने गर्जना करते हुए कहा, मैं आपको 2 प्रहर का समय देता हूँ। आप सोच लें। मेरे सैनिक यहाँ पड़ाव डालकर रहेंगे। पश्चात मुझे जो करना है वह करूँगा। नागरिकों के अग्रणी ने कहा, महाशय आप यहाँ 2 प्रहर तक रहें या 2 दिन तक। हमारे प्रदेश में आप कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हम निशस्त्र हैं, पर आप यह न माने कि हमारी भुजाओं में बल नहीं है। हम अपना रक्षण अपनी शक्ति से करेंगे। कुमार चंद्रगुप्त यहाँ आएंगे। आप यदि उनसे मिलना चाहें तो। चंद्रगुप्त कब आएंगे? अणिमापुत्र ने पूछा। संध्या के पश्चात। अभी वे कहाँ हैं? अणिमापुत्र ने पूछा। एक नागरिक बोला, क्या आपको ज्ञात नहीं है? वे चाणकपुर, सांदेल आदि प्रदेशों पर स्वामित्व प्राप्त करने गए हुए हैं। चाणकपुर, सांदेल, अरे ये तो बहुत बड़े प्रदेश हैं। अणिमापुत्र के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ समय सोचने के बाद अणिमापुत्र बोला, जब कुमार यहाँ आए तो आप मुझे उनसे मिलाने ले चलें। मैं उनको समझाऊंगा। यदि नहीं समझेंगे तो मुझे जो करना है करूंगा। लोगों ने चंद्रगुप्त का जय जयकार किया और वहां से चले गए। रात्रि का दूसरा प्रहर। नागरिकों के अग्रणी अणिमापुत्र को लेने आए। अणिमापुत्र तैयार था। उसकी उम्र 40 वर्ष की थी। वह वीर था। उसने अनेक युद्ध लड़े थे। महाबलाधिकृत सौरदेव को इस पर पूरा विश्वास था। अभी अभी वह गांधार के उपद्रव को शांत कर आया था। पर्वतक के साथ युद्ध में वह शामिल नहीं हो पाया था
क्योंकि उस समय वह मगध के पश्चिम में अपने घर गया हुआ था। अणिमापुत्र ने सोचा था कि वह चंद्रगुप्त को राजशाही ठाठ में देखेगा, उसके आसपास रूपवती परिचारिकाएं घूमती होगी, और किंतु उसकी धारणा गलत निकली। लोग उसे एक झोंपड़ी में ले गए। आश्चर्य के साथ अणिमापुत्र ने झोंपड़ी में प्रवेश किया। 2-4 दीपमालाएं प्रज्वलित थी। एक बिछौने पर चंद्रगुप्त बैठा था, उसके पास उसका मित्र और एक अंगरक्षक सेनाजीत बैठा था। अणिमापुत्र को झोंपड़ी में आते देख चंद्रगुप्त खड़ा हो गया और अत्यंत आदर भरे शब्दों में बोला, आओ मित्र, आपके दर्शन कर मैं धन्य हुआ। अणिमापुत्र ने देखा संस्कार की सौम्य मूर्ति उसका सत्कार कर रही है। अनिच्छा होते हुए भी उसका मस्तक झुक गया। चंद्रगुप्त ने अपने पास में सेनापति को बिठाते हुए कहा, मेरे पूज्य पिताश्री कुशल है ना? हाँ महाराज, अणिमापुत्र बोला। इस त्यक्त पुत्र के लिए क्या आज्ञा है? अणिमापुत्र चंद्रगुप्त के तेजस्वी मुंह की ओर देखता रहा। वह बोला, आप द्वारा हस्तगत किए गए प्रदेशों को मुझे पुनः ले लेना है तथा आपको मुझे पकड़कर ले जाएंगे अथवा मार डालेंगे, यही ना? हंसते हुए चंद्रगुप्त बोला। सेनापति अणिमापुत्र ने सिर झुकाया। चंद्रगुप्त बोला, मृत्यु का मुझे भय नहीं है, लड़ते लड़ते मरना तो क्षत्रिय की शोभा है। मैंने जो प्रदेश प्राप्त किए हैं वे जनता की इच्छा से प्राप्त हुए हैं। लोग यदि सम्राट की आज्ञा मानना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं वहां से हट जाऊंगा। फिर अणिमापुत्र और चंद्रगुप्त के बीच लंबा वार्तालाप हुआ। चंद्रगुप्त ने उसे वर्तमान स्थिति का चित्र बताया और पूछा, मगध के सेनापति के रूप में नहीं, किंतु मगध के एक सपूत की भांति आप यह बताइए कि आज जो राज्य का संचालन हो रहा है वह ठीक है या मैंने जो चित्र खींचा है वह ठीक है? चंद्रगुप्त का तेजस्वी शब्द प्रवाह अणिमापुत्र के हृदय में हलचल पैदा कर दिया। अणिमापुत्र चंद्रगुप्त के तेजस्वी बदन नयन की ओर देखने लगा। उसने देखा नयनों में न लोभ है, न तृष्णा है, न लालसा है, बदन पर न क्रोध है, न रोष है और न दंभ है। वह कुछ भी बोल नहीं सका। अणिमापुत्र के मन में अनंत विचार उठने लगे। अंत में चंद्रगुप्त ने कहा, मैंने अपना धर्म बता दिया है और अब आपको जो उचित लगे वह बताएं। अणिमापुत्र उत्तर में चंद्रगुप्त के चरणों में लुट गया और बोला, आप मगध के महापुरुष हैं, मैंने अपना कर्तव्य सोच लिया है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, कर्तव्य है। चंद्रगुप्त अचानक खड़ा हो गया। उसने अणिमापुत्र को दोनों हाथों से उठाया और छाती से लगाते हुए बोला, मित्र, आज मैं परम सौभाग्यशाली बना हूँ। वास्तव में मगध की जनता का सद्भाग्य आप जैसे मित्रों के परिश्रम से ही फलित होगा। प्रातः अणिमापुत्र के साथ चंद्रगुप्त सम्राट की छावनी की ओर गए। अणिमापुत्र ने सैनिकों को संबोधित कर कहा, मित्रों, मगध के कल्याण के लिए महाराज चंद्रगुप्त प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म, संस्कृति और नीति का रक्षण करना यह सैनिक का परम कर्तव्य है। यह धर्म मुझे समझ में आया है और मैंने चंद्रगुप्त की शरण पा ली है। महाराज चंद्रगुप्त आपके समक्ष आएंगे और संदेश देंगे। फिर युवराज चंद्रगुप्त ने सैनिकों को तेजस्वी शब्दों में अपना लक्ष्य और हेतु स्पष्ट किया। चंद्रगुप्त का भाषण सुनकर सैनिक नाच उठे। अणिमापुत्र ने कहा, अब मैं आपका सेनापति नहीं रहा हूँ। सम्राट की आज्ञा का पालन करना हो तो आप अपना कर्तव्य निभाएं और यदि मेरे साथ आना हो तो आगे आएं और महाराज चंद्रगुप्त के पुरुषार्थ को अपना बनाकर विजय यात्रा में सहभागी बने। सैनिकों ने महाराज चंद्रगुप्त का जय जयकार किया। सूर्योदय हुआ। लगभग 400 सैनिक चंद्रगुप्त की आज्ञा में आ गए। चंद्रगुप्त ने उसी समय सैन्य दल के साथ सेनापति अणिमापुत्र को सांदिल की ओर रवाना किया और स्वयं दूसरे प्रदेशों को मुक्त कराने चल पड़ा।